चलिए बच्चों, हम लोग बिजनेस साइकिल का रिवीजन करते हैं। जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा इसमें, वो आप लोगों को सब लोगों को ध्यान रखना है। रिवीजन है तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को इस तरीके से बताऊंगा कि मैं मान के चलूंगा कि आपको कुछ चीज़ों के बेसिक क्लियर है ना। ओके, देखिए 1920 के बारे में कुछ दिया हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में आपको तो पता ही है, यूके का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया था, यूएस का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया था, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन लोगों के प्रोडक्शन में गिरावट आई बिकॉज ऑफ वॉर। ये तो आप लोगों को पता है। जब दो देश लड़ते हैं है ना, तो तीसरे देश को हमेशा फायदा होता है उसका। जो हुआ था यूके के यूएस को, वहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया था, है ना, वहाँ पर कंज्यूमर प्रोडक्शन बढ़ गया था, क्योंकि इन देशों के अंदर कुछ बन नहीं रहा था वेपन्स के अलावा। बराबर है नहीं बराबर है? तो लिखा 1920s में यूके सॉ रैपिड ग्रोथ इन जीडीपी, है ना। वाई दे सॉ रैपिड ग्रोथ इन जीडीपी, क्यों उनकी प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ी? बिकॉज उनका ऐसा प्रोजेक्शन था कि ये जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, इनकी लड़ाई का फायदा हम उठाएंगे। क्या बना के? इंडस्ट्रियल गुड्स बना के, कंज्यूमर गुड्स बना के। अब देखो, इन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया, क्यों? क्योंकि इनको लगा कि यहाँ पर हाई कंज्यूमर डिमांड है ना, हाई इंडस्ट्रियल गुड्स डिमांड है। अभी अपन ने पढ़े ना लीडिंग इंडिकेटर्स जो होते हैं, उन्होंने प्रोजेक्शन किया कि ये चीजें हमेशा हाई रहेंगी क्योंकि इन लोग तो कुछ बनाने वाले हैं, ऐसा प्रोडिक्शन किया। तो कुछ समय के लिए ये सब बढ़ चुका। कहाँ पर? यूके में, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ गया था, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, नए नए इन्वेस्टमेंट हो गए। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो दो देश हैं जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। इन्होंने अपने आप को रिवाइव करना स्टार्ट किया 1927 1928 तक। इन्होंने डिपेंडेंसी खत्म की, इंडिपेंडेंट बनते गए, इन्होंने सब्सिट्यूट ढूंढना स्टार्ट किया। सडनली क्या हुआ? इनके जो ओवर इन्वेस्टमेंट थे, ओवर ऑप्टिमिज्म था, इसके चक्कर में बैंक क्रैश हो गया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, और यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर आपका क्या? जल्दी बोलो, क्या स्टार्ट हुआ आपका? ग्रेट डिप्रेशन पीरियड। समझ में आया? ग्रेट डिप्रेशन पीरियड। ओके, ड्यू टू, रीजन क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? ड्यू टू ओवर ऑप्टिमिज्म, कुछ ज्यादा ही पॉजिटिविटी थी। उनको लगा कि बाकी देशों में तो फर्क ही नहीं आने वाला है। ओवर ऑप्टिमिज्म एंड नेक्स्ट हाई लैंडिंग। वहां के बैंक सिर्फ लोन ही लोन दे रहे इन्वेस्टमेंट के लिए। हाई लैंडिंग एंड लो इंटरेस्ट रेट। सो दे प्रोजेक्ट कि इंडस्ट्रियल जो कंज्यूमर डिमांड है ना, गुड्स की, कंज्यूमर गुड्स की भी और प्रोड्यूसर गुड्स की भी, वो रहेगी ही रहेगी। दे प्रोजेक्ट, उन्होंने ऐसा अंदाजा लगाया। बट जो लैगिंग इंडिकेटर था उसने कुछ और ही बताया। व्हाट इज लैगिंग इंडिकेटर? डिप्रेशन आ गया, है ना। सर जीडीपी भी बढ़ रही थी, डेफिनेटली जीडीपी भी बढ़ रही है, साथ में प्रोडक्शन लेवल्स भी बढ़ रहे हैं। हमने क्या पढ़े थे? इसका मतलब कंकरेंट इंडिकेटर्स भी बढ़ रहे हैं, कुछ समय के लिए तो बढ़ रहे हैं। जीडीपी ऑल्सो इंक्रीज, बराबर है ना। प्राइसेस ऑल्सो इंक्रीज, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, चीजें महंगी हो रही थी, लिविंग स्टैंडर्ड्स। बट लैगिंग इंडिकेटर क्या हुआ? एक्चुअल डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बराबर है। तो कभी कभी लैगिंग इंडिकेटर आपको वो असलियत दिखाता है जो आपको लीडिंग से समझते नहीं है। बिजनेस साइकिल तो आप लोगों को पता ही है, वो बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, है ना। ओके, ट्रेड साइकिल की मीनिंग पूछेगा तो ये ट्रेड साइकिल की मीनिंग है, कंपोज्ड ऑफ पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड। गुड ट्रेड में क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, प्राइसेस ज्यादा होते हैं, है ना। बैड ट्रेड में क्या होता है? एग्जैक्टली अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट। बिजनेस साइकिल क्या होता है? अल्टरनेट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब एक्सपांशन अलग अलग तरीके से होगा। कभी कभी एक्सपांशन होता है कुछ महीनों के लिए, कुछ वीक्स के लिए, तो उसे हम बूम पीरियड कह देते हैं। कभी कभी कुछ ईयर्स के लिए, समझ में आ रहा है? तो उसे हम एक्सपांशन कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। डेज, मंथ्स, वीक्स, ईयर्स, उसके हिसाब से एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन डिसाइड होगा। ओके, भूलना नहीं है, ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे दोनों, है ना। अब 4 फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल में। बिजनेस साइकिल में 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ से बेटर है कि मैं आप लोगों को पहले ये पढ़ाऊं। देखो, सबसे क्या बोल रहा है? द फिगर स्टार्ट विथ, कोई भी कंट्री स्टार्ट करती है ट्रफ से। अपन ऐसा मान लेते हैं ना, कंट्री पैदा हुई है, तो कंट्री पैदा हुई है तो डेफिनेटली फाइनेंशियली स्टेबल होगी नहीं। उसको आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन्होंने क्या लिखा? सबसे लोएस्ट लेवल होता है आपका, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो अभी। नंबर 1 पॉइंट ये, यहाँ के प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? सबसे लोएस्ट लेवल पे होते हैं। उसको हम लोग प्यार मोहब्बत से डिप्रेशन भी कहते हैं। अगर ये लोएस्ट लेवल सालों चल गया, 2-3 साल तक, ठीक है। प्रोडक्शन है, एम्प्लॉयमेंट एक्सपांड अगर हो रहा है, अब इकोनॉमी जिंदगी भर के लिए इंडेफिनेटली तो डाउन पे नहीं रहेगी ना, कभी ना कभी तो एक्सपांड करेगी। इंडिया की भी इकोनॉमी एक्सपांड होने वाली है आगे जाके, तो उसको बोलते हैं एक्सपांशन पाथ। अगर ये एक्सपांशन पाथ, ध्यान देना, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिन के लिए हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे? देखो ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बढ़ा रहा हूं, उसे क्या बोलेंगे? बूम पीरियड। कुछ महीनों के लिए हुआ, ठीक है, 2-3 क्वार्टर के लिए हुआ, 4 क्वार्टर के लिए हुआ, 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने, अपस्विंग ना। साथ में अगर प्राइस भी बढ़ रहा है अपस्विंग के साथ, तो उसे इन्फ्लेशन भी कहते हैं, है ना। और लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है तो एक्सपांशन,
तो डिपेंड करता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ओके, तो इंडिया में कई बार जो एक्सपांशन है वो शॉर्ट टर्म के लिए भी आता है, तो सब बूम पीरियड कहते हैं, चीजों के दाम बढ़ जाना, चीजें महंगी हो जाना, है ना, जैसे शादियों के सीजन में हो गया, या सडनली अभी जो 4-5 महीने थे पिछले वो। अब ये वाली जो सिचुएशन है, यहाँ आप अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, प्रॉस्पेरिटी आ रही है देश में, है ना, आपके प्रोडक्शन बढ़ रहे होंगे, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा होगा, ऐसा मान के चलेंगे, जीडीपी बढ़ रही होगी, प्राइसेस बढ़ रहे हैं चीजों के, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे होंगे, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे ना भाई, बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा ना, क्योंकि आपकी लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। पहले कम किया था क्योंकि कम थी, अब आप रिसोर्सेज को जब हाईएस्ट पॉइंट पे यूज करते हैं, देखो लिखा है, तो इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, दैट इज पीक, दैट इज पीक, यानी यहाँ देश पूरी तरीके से प्रॉस्पेरस हो गया, है ना। ये पीक बूम कम समय के लिए भी आता है, कई बार ऐसा लगता है आपको ये कम समय के लिए आया, मतलब समझ लेना बबल है, फट जाएगा, और इकोनॉमी स्टेगनेंट हो चुकी है, मतलब इससे आगे अब नहीं जा सकते आप अपने रिसोर्सेज को पूरा खंगाल लिया, यूज कर लिया। देखो अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, ये पॉजिटिव वे में हो गया, अब ये आगे आपको भैया आगे डेफिनेटली अब डाउन स्विंग आएगा, क्योंकि आपने पूरे रिसोर्सेज को यूज कर लिए, और ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जब आता है बबल की तरह जो फट जाता है, अब इसके बाद डेफिनेटली नीचे ही आना है आपको। कॉन्ट्रैक्टिंग, अब कॉन्ट्रैक्शन भी 3 प्रकार से होता है, तो नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे हर बिजनेस का अपना एक नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन पीरियड होता है, जैसे अम्ब्रेला का, गर्म कपड़ों का, ठंडो कपड़ों का, है ना, आइसक्रीम का, सबका अपना एक कॉन्ट्रैक्शन फेज आता है, लॉन का, शादी का, बैंड बाजे का, है ना, तो उसे हम डिफ्लेशन कहते हैं, या हम उसे कह सकते हैं डाउन स्विंग, ये तो होना ही होना था, जो नेचुरल है ना। बट अगर वो 3-4 क्वार्टर के लिए हो गया, है ना, लाइक 9 महीने 12 महीने, तो वो क्या हो जाएगा, रिसेशन, जो हम लोग बोल रहे हैं कि लॉकडाउन में इंडिया को रिसेशन हुआ, डिप्रेशन। और अगर वो 2-3 साल के लिए चले गया तो फिर क्या कहेंगे उसे हम, डिप्रेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन के भी अलग अलग हैं, वो भी टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है। फिर आप कहाँ पहुंच गए, है ना, ट्रफ, यानी फिर डिप्रेशन पीरियड में पहुंच गए। ओके, है ना, 3 से 4 क्वार्टर टाइम पीरियड के हिसाब से होता है, इस तरीके से चलेगा। अब ये जो लाइन है इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन, ये कोई बिजनेस साइकिल को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये बोलता है बीच में रहो ना, कोई भी इकोनॉमी को ऐसे फंक्शन करना चाहिए, ये एक्सट्रीम पॉइंट पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये हाइपोथेटिकल पॉइंट्स है, यहाँ पहुंच सकते नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता नहीं है, और लोएस्ट पॉइंट पे आपको जाना नहीं है, बराबर है। अब कुछ देश पहुंचे हैं यहाँ पर, ठीक, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचे, कुछ डेवलप देश हैं, बट कोशिश करिए कि इसी के बीच में घूमते रह गए, क्योंकि आप जितने जल्दी ऊपर जाएंगे, अगर बबल की तरह गए तो उतनी जल्दी नीचे भी आएंगे, ये इसकी बोलते ट्रेंड लाइन, ठीक है। एक्सपेंशन में क्या क्या होगा आप लोग पढ़ चुके हैं, आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, आपकी प्रॉफिट बढ़ेंगे, कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेंगे, बैंक का क्रेडिट बढ़ेगा, रिसोर्सेज का यूज बढ़ेगा, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, है ना। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। व्हाट इज इनवॉलंटरी, लोग अपनी मर्जी, इनवॉलंटरी मतलब लोग काम करना चाहते हैं बट काम नहीं है, बट यहाँ तो काम मिल रहा है ना, तो घर पे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, ये सब चीजें बढ़ने लगेंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, कंज्यूमर की स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो उससे प्राइसेस भी बढ़ेंगे, है ना। एक्सपांशन फेज एक लीडिंग इंडिकेटर बताता है आपको कि देश में आगे क्या होने वाला है, ये लीड करता है आपको प्रोजेक्शन के लिए। फिर पीक पे आते हो आप, पीक का मतलब क्या हुआ कि भैया आप ऐसी जगह पर आ गए, अब डिमांड हाई हो चुकी है, प्राइसेस हाई हो चुके हैं, इससे आगे अब आप अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते, जितने गुड्स बनने थे बन गए, खत्म बात। इससे आगे ना डिमांड बढ़ेगी ना कुछ, अब लोग फोकस करेंगे क्या पे, सेविंग्स पे, तो खर्चे कम हो जाएंगे, यहाँ एक्सपेंशन खत्म हो जाता है ना। और शॉर्ट पीरियड के लिए आता है, इसलिए मैंने बोला बूम पीरियड है, उस समय के लिए प्रॉस्पेरिटी आती है आपके लिए, फिर रिवर्स डायरेक्शन में आता है ना। अब लोग खर्चा कम कर देंगे ना यार, जिंदगी पर थोड़ा खर्चे करते रहेंगे लोग। कॉन्ट्रैक्शन में आया आप, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक बार पीक आया, डिमांड भी रुकेगी, लोग सेविंग्स करेंगे, तो डिमांड डिक्रीज होगी, तो प्राइसेस भी डिक्रीज होंगे, स्टॉक प्राइसेस भी डिक्रीज होंगे, प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। और कई बार क्या होता है, प्रोड्यूसर को ये बात समझती नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट करते रहता है, इसलिए ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, और ओवर प्रोडक्शन होगा तो फिर क्या होगा बताओ मेरे को, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, है ना। आपकी जो बिजनेस है वो बंद होंगे, बैंक बर्बाद होंगे, क्योंकि आपने पैसा लेके ओवर प्रोडक्शन किया है और पैसा वापस नहीं कर सकते, वो लिखा है ना। ठीक है, एक कुछ सेक्टर में आता है, धीरे धीरे हर सेक्टर में फैलने लगता है, तो एक्सेस इन्वेस्टमेंट ओवर प्रोडक्शन। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर आपके एनपीए, बैंक क्रैश, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, पैसा वापस नहीं जाता। तो कई बार आपके प्रोजेक्शन गलत भी होते हैं, देख रहे हो ना आप, प्रोजेक्शन गलत भी हो सकते हैं, ऑर्डर आना बंद हो जाते हैं आपको इक्विपमेंट्स के, टेक्नोलॉजी के, इनपुट के, जो पर यूनिट लेबर आपका पैसा चार्ज होता था वो कम हो जाएगा,
बराबर है कि नहीं बराबर है? ये सब चीजें कम होने लगेंगी, इंटरेस्ट रेट, इनकम ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट अर्नर्स, हर चीज की डिमांड कम होने लगेगी। आपके प्रोडक्शन, आपकी इन्वेंट्रीज, सब चीजों की डिमांड कम होने लगेगी। और जब ये 9-10 महीने के लिए, 12 महीने के लिए हो जाएगा, और अगर ये सीवियर हो गया, आपकी प्रोडक्शन बंद ही हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, यहाँ तो ऊपर मैंने बोला कम हो रही है, अगर सब कुछ बंद होने में आ गया, इनके कंजम्पशन कम हो गए, है ना, आप पेसिमिस्टिक नेगेटिव हो गए, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आपको डर लग रहा है पैसा लगाएंगे तो डूब ना जाए, बैंक क्रेडिट डूबने लगा, एनपी होने लगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस खत्म होने लगा, फिर आपका सीवियर फेज आता है, वो हम कहते हैं डिप्रेशन, डिप्रेस हो गई इकोनॉमी। ठीक है, और डिप्रेशन एक लोएस्ट पॉइंट है, तो उसे हम ट्रफ भी कहेंगे। एक्चुअली और नहीं लिखा, एंड लिखा है ना, डिप्रेशन इज ऑल्सो नोन एज नहीं है, ट्रफ एंड डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के बाद जब हम उस पॉइंट पर जब हम आते हैं, मतलब आ रहे हैं तो डिप्रेशन है, जब पॉइंट पर पहुंच गए तो ट्रफ है, इसके आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है अपने, सब कुछ डिक्लाइन हो चुका है, सब कुछ डिक्लाइन हो चुका है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये आप लोगों को बताते हैं एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअल, है ना। कई बार ये आपके लैगिंग के लिए भी काम आते हैं, ये लैगिंग इंडिकेटर भी होता है आपका। अगर यहाँ नहीं पहुंचोगे, ये चीजें बढ़ने लगेंगी तो अच्छी बात। ओके, मैंने बताया ना आपको 1983 में क्या हुआ था, बैंकरप्सी, हर कोई लोन लेके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ही कर रहा है यूके यूएस में। बाकी देश तो समृद्ध हो गए बाद में जाके, तो आपका साला बैंक, पूरा बैंक बर्बाद हो गया और आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बर्बाद हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस बराबर है। और रिकवरी फेज तो फिर आपको बताइए, वापस से हम लोग रिकवर करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे ज्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट क्या में रहता है? डिप्रेशन में, ट्रफ में। ओके, सबके इंटेंसिटी और लेंथ डिफरेंट होती है, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। ओके, सम साइकिल्स हैव लॉन्गर बूम पीरियड, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने भी हो सकते हैं, कुछ 1 महीना 2 महीना भी हो सकता है। अदर में हैव लॉन्गर डिप्रेशन, 1 साल का भी डिप्रेशन हो सकता है, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, डिपेंड करता है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं। अभी इंडिया में जून, जनवरी, फरवरी के महीने में ऐसा दिखाया कि स्टॉक प्राइसेस हाई पे हैं, आपको पता है? जो स्टॉक वैल्यूज थी फार्मेसी कंपनियों की, इंडस्ट्रियल कंपनियों की, आईटी कंपनियों की, एकदम बूम पर थी। कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी, स्पेशली फूड मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट, आईटी कंपनियां। अब हम क्या उम्मीद कर रहे थे उस प्रोजेक्शन से? इंटरेस्ट रेट्स लो है अभी, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे थे, तो हमको मनी वैल्यू बढ़ने लगी। अब मनी वैल्यू बढ़ रही, मतलब क्या बढ़ रहा है? जीडीपी, प्रोडक्ट, मनी वैल्यू बोला मैंने, रियल मनी वैल्यू नहीं बोला। प्राइसेस बढ़ने लगे चीजों की, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नए ऑर्डर आने लगे, बराबर है ना, इंक्रीज विद द फ्लो। बट एक्चुअली अगर जब हमने जून जुलाई में देखा तो अनएम्प्लॉयमेंट तो और बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट उतने नहीं बढ़ रहे जितनी उम्मीद थी हमको, कहीं लेबर पर और बस यूनिट भी कम हो रहा है। तो व्हाट इज दिन लैगिंग इंडिकेटर ने क्या बताया एक्चुअली, कि जो आपके प्रोजेक्शंस थे वो गलत थे। अभी तो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है वो 45 साल में इतनी थी, इससे ज्यादा। ठीक है, तो लीडिंग इंडिकेटर क्या है? अब देखो, क्या कुछ चीजें आपको बतानी बहुत जरूरी है ना। देखो, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हूँ, ये आपको समझ में आएगा। और उसको क्या लिखा है? फ्यूचर प्रेडिक्शन लीडिंग इंडिकेटर करता है, तो आपको पता है। तो मान लेते हैं स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कंपनी आर मेकिंग प्रॉफिट, तो इसी वजह से स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है। अब स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, है ना। अब स्टॉक वैल्यू बढ़ रही है तो हमें ऐसा लग रहा है ना, साथ साथ में जीडीपी भी बढ़ रहा है, मनी वैल्यू बढ़ रही है, चीजें महंगी हो रही है ना, तो लोग चीजों को खरीदेंगे तो मनी वैल्यू बढ़ेगा, तो उससे ऐसा लगता है कि देश के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है, मनी वैल्यू इंक्रीज। और अगर वो रियल मनी वैल्यू है तो साथ में लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, एक्चुअल इनकम। दोनों में अलग होता है, दोनों में फर्क होता है। एक्चुअल इनकम बढ़ रही है मतलब रियल मनी वैल्यू, मतलब रोजगार भी बढ़ रहा है ना। और सिर्फ मनी वैल्यू बढ़ रही है मतलब चीजों के सिर्फ दाम बढ़ रहे हैं, प्राइसेस ओनली, और रोजगार नहीं बढ़ रहा। ये कंकरेंट हो गया आपका साथ साथ में। और लैगिंग मतलब क्या हुआ? कंफर्मेशन कि जो प्रोजेक्शंस थे वो सही है या नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर रिडक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली कंफर्म कर दिया उसके, लोगों की एक्चुअल इनकम बढ़ रही है ना, कंज्यूमर की डिमांड बढ़ रही है। समझ में आ रहा ना? ओके, अब यहाँ मैंने लिखा उसका एक्सेप्शन। अगर ये स्टॉक प्राइसेस से बड़ी कंपनियों में हो रहा है, जीडीपी में सिर्फ मनी वैल्यू बढ़ रही है, मतलब चीजें सिर्फ महंगी हो रही है बट रोजगार नहीं है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो दोनों जो थे, ये क्या था? जल्दी बोलो क्या था? रॉन्ग प्रोजेक्शन। ऐसा होता है ना भाई, ठीक है। अब मैंने और 2-3 चीजें बनाई हैं, देखिए। आईटी रिसेशन में भी ऐसे ही हुआ था 2008 में, स्टॉक प्राइसेस बढ़ने लगे आईटी कंपनियों के,
स्टॉक प्राइसेस बढ़ने लगे क्योंकि आईटी सेक्टर की डिमांड थी, उस वक्त बूम पे था, है ना। अब इसको उल्टा लेते हैं, रिसेशन कैसा है, ठीक है। तो अपन ने पढ़ेगा आईटी आईटी सेक्टर की बहुत डिमांड थी, लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर, हर दूसरा आदमी आईटी कंपनी खोल रहा था, पर हर दूसरा आदमी अगर आईटी कंपनी खोलेगा जस्ट टू शो ऑफ, जस्ट कि दुनिया वही कर रही तो हम भी वही करेंगे, बैंकों से पैसा ले लिए, बैंकों ने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए, भर भर के इन्वेस्टमेंट दे दिए कि जाओ, उनको लगा कि आईटी कंपनी भविष्य है। बट हुआ क्या, हर चीज की डिमांड स्टैग्नेंट होती है, लोग एकदम से डिमांड कम हो गई, तो डिमांड कम हो गई तो जो गांव भर की आईटी कंपनियां थी वो श्रिंक हो गई, बंद हो गई, हुई कि नहीं हुई। उस वजह से क्या हो गया, बैंक श्रिंक हो गए। अब देखो क्या लिखा उसमें, स्टॉक प्राइसेस डाउन होने लगे जिसके आईटी कंपनियों के, बिकॉज ऑफ हाई इन्वेस्टमेंट, लो डिमांड एंड एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट। जीडीपी डाउन होने लगा, हुआ ना, साथ साथ में हो रहा है, लिखा ना, ये हो सकता है। हमने ऐसा एक्सपेक्ट किया कि स्टॉक प्राइसेस डाउन आ रही है, आगे क्या होगा, आगे क्या हो रहा है, उसके साथ क्या होगा, जीडीपी डाउन हो रहा है। ऐसा हुआ क्यों था, स्टॉक प्राइसेस डाउन क्यों हुए थे, हमको ऐसे कैसे पता चला कि स्टॉक प्राइसेस डाउन हो रहे, दिक्कत हो रही, क्योंकि बैंक श्रिंक होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि लोन वापस नहीं मिल रहा था। तो हमने ऐसा अंदाजा लगाया कि अब इसकी वजह से ये सब भी गिरेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमने ऐसा अंदाजा लगाया आईटी सेक्टर में, जो बढ़ा, कंफर्म किया उसने कि यस देयर इज अ रिसेशन इन आईटी सेक्टर। भाई इतनी नौकरियां गई थी उस वक्त इंजीनियर्स की, अंदाजा भी नहीं, ठीक है, ओके। ये सब बना लेना डायग्राम, सब काम आएंगे। ये कुछ वर्ल्ड वॉर हुए हैं, उसके कुछ चीजें जैसे बैंकिंग क्राइसिस, जैसे मैंने आपको भी उसका तो बताया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, कैसे ओवर प्रोडक्शन, ओवर ऑप्टिमिस्ट, हाँ, उनको लगा डिमांड भैया जिंदगी भर यूरोप वाले हमसे ही खरीदेंगे, है ना। ये यहाँ पर आएगा हायर प्रॉफिट्स, ओके, हायर प्रॉफिट्स, हायर प्रॉफिट्स, ठीक है। और ओवर ऑप्टिमिज्म था यूके यूएस वालों, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, ये रीजंस आ गए तो सब कुछ, उनको लगा कि हमारे अलावा तो कोई और कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स बनाएगा नहीं, तो उन्होंने ओवर इन्वेस्टमेंट कर दी, है ना। साथ में मनी वैल्यू भी बढ़ने लगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा, उनको ऑर्डर मिलने लगे दूसरे देशों से, पर उनको ये समझना था कि दूसरे देश जब तक ऑर्डर देंगे जब तक कि वो खुद रिलायबल ना हो जाए, है ना, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कम होने लगा अमेरिका में, यूके में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ने लगा, चीजें महंगी होने लगी ना भाई, जो बना रहे तो आप ही हो, बराबर है। तो जो आपके लीडिंग इंडिकेटर्स थे उसने कुछ समय तक आपको, आपके जो लेगिंग इंडिकेटर्स थे उसके साथ में कंफर्मेशन दिया, कहाँ पर, यूके यूएस में। मगर 1926 और 27 में क्या हुआ, आपको लगा ये इंडेफिनिट टाइम के लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब यही चीजें आपके लिए घातक हो गई, तो क्या हुआ, बैंक श्रिंक हो गए, क्योंकि आपने ओवर प्रोडक्शन कर लिया, और ओवर प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ, आपकी डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा, तो नौकरी से आपको लोगों को निकालना पड़ा। तो जो 1925-6-7 वाला पीरियड था उसमें जो आपके लैगिंग इंडिकेटर्स थे वो किससे मैच नहीं कर रहे थे, लीडिंग से और कंकरेंट्स, ओके। इन 1926 और 1927 ओवर ऑप्टिमिज्म हो चुका था उसको, है ना। डिमांड कम हो गई थी क्योंकि लोगों ने खुद बनाना स्टार्ट कर दिया या सब्सिट्यूट हो गई। एक्चुअली लोअर प्रॉफिट मैंने उसी के लिए देखा, और यूके यूएस की कंपनियों के प्रॉफिट कम होने लगे, उससे जीडीपी श्रिंक होने लगी, ऐसा भी। तो मतलब यहाँ पर एक फेज ऐसा आया जिसने एक मिथ क्रिएट किया कि कंपनियां बढ़िया कर रही हैं यूके यूएस में, है ना, और फिर आपका लैगिंग इंडिकेटर से साबित किया कि वो सिर्फ एक मिथ है, वो लंबे समय के लिए नहीं होगा, ओके। और ऐसा हुआ, मैंने आपको रीजन भी बता दिया, आईटी रिसेशन भी बता दिया मैंने आपको क्यों ऐसा, देखो मैंने अंडरलाइन किया कुछ चीजों को, तो भूलना मत क्यों चालू हुआ आईटी इन्वेस्टमेंट, ये अंडरलाइन है, क्यों बूम पकड़ा, हर कोई वही करने लगा, है ना, अपने लैविश स्पेंडिंग करने लगा ना, खुद पे खर्चा करने लगा, दिखावे पे खर्चा करने लगा, बबल की तरह बना था। ये सब रीजन लिखे हैं, तो वहां तो लिखा भी ना, लीडिंग इंडिकेटर्स आपको बेवकूफी बनाते हैं, ये तो लिखा सो कॉल्ड, ओके दोस्त, है ना। ये तो आपने 2000 में वाला पढ़ लिया, 2008 वाला भी है, क्या हुआ देखो मैंने बनाया पूरा, ओवर ऑप्टिमिज्म बाय आईटी कंपनीज, कंज्यूमर डिमांड उस वक्त ज्यादा थी आईटी सेक्टर की, सम कंपनीज स्टार्ट डूइंग गुड बिजनेस, सम आईटी सेक्टर कंपनी, सम, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा। अब ये सब क्या है, ये स्टॉक प्राइसेस, इन्वेस्टमेंट, जीडीपी, ये सब कंकरेंट में आ जाता है ना। अब सडनली बबल बस्ट, क्योंकि डिमांड है ना, मगर आपका सप्लाई उससे कहीं ज्यादा हो गया, और हर कोई आईटी कंपनी खोलेगा तो हर किसी की नहीं चलेगी ना भाई, फॉरेन आईटी कंपनी, लोकल आईटी कंपनी, उससे क्या हुआ, आईटी कंपनियां शट डाउन हो गई, बैंक बंद हो गए, बैंकों का पैसा डूब गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया,
और इंटरेस्ट रेट फॉल होने लगे। तो लैग इंडिकेटर ने कंफर्म किया कि जो आपका लीडिंग इंडिकेटर था वो सही प्रोजेक्शन नहीं दे रहा। ये इसका है 2000 वाले का, ये मैंने डायग्राम बना दिया, आपको लिख लेना। अब यहाँ क्या हुआ देखो, 2008 में क्या हुआ, 2000 से 2008 के बीच में क्या हुआ जस्ट देखना। इंटरेस्ट रेट कम थे क्योंकि बैंक्स ऑलरेडी 2000 में नुकसान में थे, उनको ऐसा लगा कि भाई इंटरेस्ट रेट कम करते हैं कि लोग कम से कम लोन तो लें, और लोन लेके तो 2008 का पीरियड वापस आईटी सेक्टर का था। ओवर ऑप्टिमिज्म आया बैंक को लगा अब तो कोलैप्स नहीं करेगा आईटी सेक्टर, अब तो भैया अब थोड़ी ना बंद होने वाला, अब तो जमाना आ गया आईटी सेक्टर का। इंटरेस्ट रेट कम किया उन्होंने, तो उससे प्रोजेक्शन क्या आएगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और ओवर ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या हुआ, लोगों की एसेट्स देखे बिना आप लोन दे रहे, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगे। मालूम इन्वेस्टमेंट किस प्रकार के होने लगे, तो 2008 में लोग पैसा ले लेके घरों में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। स्पेशली मैं आपको यूएस का बता रहा हूँ, यूएस में आया था ना सबसे पहले यूएस रिसेशन के साथ। अरे हर आदमी लोन ले रहा है और उसके पास इतना पैसा है इन्वेस्टमेंट के बाद में आईटी से, तो वो सिर्फ घर बना रहा है, सिर्फ घर बना रहा है। देखो लिखा है रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएस में, लिक्विडिटी बढ़ने लगी उससे, इंटरेस्ट रेट कम है, क्रेडिट चीपर हो गया, हर कोई ले रहा है। अब हर कोई लेके अगर घर बनाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ गया कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, मनी वैल्यू मार्केट में बढ़ गई, चीजें महंगी होने लगी। बट हर कोई घर बनाएगा तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि बनाने वाले ज्यादा होंगे, खरीदने वाले कम, क्योंकि डिमांड तो पीक पे आके रुक जाती है ना। बराबर है कि नहीं बराबर है। उससे क्या हुआ, अब ऐसा हुआ कि आपके आगे अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि आप पैसे देने की स्थिति में रहे नहीं, खरीदने वाले कम और घर बनाने वाले लोग ज्यादा हो गए। तो फिर बैंक ने क्या किया, अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना स्टार्ट किया कि इनको भैया लोन देना नहीं है ज्यादा, और हाई लेंडिंग की वजह से क्या हुआ, एक्सेसिव एनपीए बाय बैंक, और क्या क्रिएट हुआ फिर उस सेक्टर में, अनएम्प्लॉयमेंट। देखो लिखा ना, एक्सेस लिक्विडिटी विद बैंक, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर, एडीआर, जीडीआर, बहुत सारी चीजें, शेयर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, भयानक पैसा आ गया उसमें। जिनके पास एसेट्स नहीं भी उनको भी लोन दे रहे हैं। एक बूम पीरियड तो बना उस वक्त 2006-7 के टाइम पर, मगर वो फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, खरीदने वाले कम और बेचने वाले ज्यादा, तो प्राइस तो गिरेंगे ना, है ना। फिर अब गिरवी रखने लगे उन घरों पे, मॉर्गेज करने लगे, बैंक लॉस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। यूएस में क्या गया रिसेशन, 50,000 मेरे ख्याल से बैंक्स बंद हो गए थे वहां पर, या लॉसेस में चले गए थे, और यूएस इकोनॉमी गिरी तो हमारी इकोनॉमी भी गिरी। वाई, बिकॉज यूएस शेयर मार्केट से बाकी शेयर मार्केट डायरेक्टली डील करते हैं, वहां की कंपनी हर देशों में फैली हुई है ना इसलिए। और उस चक्कर में क्या किया था मालूम कि अमेरिका को लगा कि आईटी का सुनहरा पल आ चुका है, आईटी गोल्डन पीरियड, अब तो सिर्फ आईटी चलेगा, ध्यान देना। और लोग अमेरिकन आईटी कंपनियों की सर्विस लेंगे, और आप जब किसी देश से सर्विस लेते हो तो उसकी करेंसी में लेते हो, तो उन्होंने $3 ट्रिलियन ओवर करेंसी प्रिंट कर दी कि लोग तो लोन लेंगे, आईटी कंपनी में ही काम होगा। अब तो अमेरिका के बैंकों से ही लोन लिया जाएगा, अमेरिका की कंपनियों की डिमांड होगी। तो अब आपको तो बता दिया, डिमांड से ज्यादा सप्लाई था, तो जो आपकी ओवर करेंसी थी उसकी वजह से जो वैल्यू है वो क्या हो गई, गिर गई। कि आपकी करेंसी कोई लेना चाह रहा नहीं है, बट आपने प्रिंट करके रख दिया, व्हेन देयर इज नो डिमांड द वैल्यू विल डिक्रीज। ओके, समझ में आया, है ना। रिसेशन से निकालने के लिए क्या करना स्टार्ट किया हम लोगों ने, लोन देना स्टार्ट किया लोग, है ना। वो पैसा भी आईटी सेक्टर में ही जा रहा था बहुत कुछ, और लोन लेके क्या होने लगा, लोग लोन लेके सिर्फ क्या करने लगे, घर बनाने लगे और इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर था वो बूम पे था, कंस्ट्रक्शन। अब क्या हुआ मैंने आपको आगे बताया, इससे क्या होगा, रोजगार पैदा होता है, वो रोजगार एक बबल की तरह क्रिएट होता है, ऐसा उनको लगा, मनी फ्लो बढ़ने लगा बबल की तरह, और वो फट गया एक टाइम पर, क्योंकि एक्सेसिव हो गया ना, एक्सेसिव मनी सप्लाई, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ हाउसेस। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ रही होंगी। बाकी ये तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये तो आप लोगों को पता है ना। भूलना मत रे भैया, ये फेजेस होते हैं, भूलना मत। ओके, और ये सब फ्री मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी होगी चाइना के जैसे, तो वो तो फेजेस को कंट्रोल करेंगे। ओके, परवेसिव का मतलब होता है हर सेक्टर में आते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर था। अगर एग्रीकल्चर में आएगा तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल में भी लेके आएगा, इंडस्ट्रियल सर्विस में भी लेके आएगा। ऑल सेक्टर्स आर अफेक्टेड, बट ऑल सेक्टर एक जैसे अफेक्ट नहीं करते। अब एक होता है कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कम होगी, कैपिटल गुड्स की डिमांड भी कम होगी, बराबर है कि नहीं बराबर है। हम अगर लिखे डिस्प्रोपोर्शनेटली, एक जैसे नहीं अफेक्ट होगा, अलग अलग प्रोपोर्शनेट में अफेक्ट होगा, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर से ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर के ज्यादा चांसेस होते हैं अफेक्ट होने के।
बिजनेस साइकिल। एग्रीकल्चर बेसिकली फूड पे है ना, फूड की डिमांड तो साल भर रहनी रहनी है। अभी इंडिया में भी हो सकता है भाई कि एक बबल क्रिएट हो कि फार्मेसी कंपनी, आईटी कंपनियां बूम पे इन्वेस्टमेंट आ जाए और फिर सडनली बैंक लोन देने लगे, लो जाओ इन्वेस्टमेंट करो, और 3 साल बाद पता चला फिर क्रैश हो गया। तो ऐसा हो सकता है। ओके, रिपरकशन बार बार वापस आना, ऑल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स फैलती है बिजनेस साइकिल, कंटेजियस होती है, एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश। देखा ना, चाइना ने भी फैला ही दिया हम सबको। ठीक है, और ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये एक्सटर्नल कॉजेज है, तो इसमें एक काम करता हूँ मैं, यहाँ या यहाँ 2 नाम लिख देता हूँ, एक ही है क्योंकि मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड वॉर की तरह था ना, और एक नेचुरल फैक्टर था। वैसे तो मैनमेड कहते हैं बट उसको नेचुरल भी लेना पड़ेगा। उसने आपको ऐसा इफेक्ट किया कि आपकी सब चीजें कम हो गई। इफेक्टिव डिमांड मतलब आपकी एग्रीगेट डिमांड है ना, इन्वेस्टमेंट कम हो गए, वेरिएशन गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई क्योंकि आप कोई और नहीं खर्चा कर रहा तो आपको करना पड़ेगा। माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज आपने क्या कर दिया, फ्लेक्सिबल कर दिया कि भैया इनकम टैक्स नहीं लेंगे, इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे। मनी सप्लाई आपको मार्केट में कम हो गया था ना बिकॉज ऑफ कोरोना, तो बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट को आपको क्या करना पड़ेगा, कम। बट मनी सप्लाई रिड्यूस हो चुका था ड्यू टू कोविड एंड सम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब ह्यूमन सोच। देखो ये नाम से क्वेश्चन आ सकता है कि पीगू ने कहा था, एंटिसिपेशन होते हैं ना कुछ। अभी जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन है जो ऑप्टिमिस्टिक होंगे कि आगे जाके भैया इकोनॉमी बेहतर करेगी, शादियां होंगी, अनलॉक होगा, लॉकडाउन खुलेगा तो चीजें बेहतर होने की कोशिश। ऑप्टिमिस्टिक होगे तो इन्वेस्टमेंट करोगे, लोन लेगे, वो लीडिंग इंडिकेटर होता है। आपको ऐसा लगा अब थर्ड वेव नहीं आएगी, जब थर्ड वेव 1 साल बाद आएगी तो यू आर ऑप्टिमिस्टिक, यू आर स्टार्ट इन्वेस्टिंग। बट पता बीच में ही आ गई तो लैगिंग इंडिकेटर ने खेल खत्म कर दिया आपको, है ना। आपकी सोच पे भी डिपेंड करता है। शम्बिटर इनोवेशन थ्योरी, ये सब याद रखना है, इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ट्रेड साइकिल उनका कहना है ऑकर एज ए रिजल्ट ऑफ इनोवेशन। कुछ नया करोगे तो ट्रेड साइकिल्स अराइज होंगे, क्योंकि जब कुछ नया करोगे तो एक्सपांशन भी आएगा, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, और वही नया करने पर फिर आपका रिसेशन डिप्रेशन भी आता है। Cobweb theory propounded by Nicholas Calder that business cycle result from the fact that present prices substantially influence the production at some future rate। जो अभी के प्राइसेस है कंज्यूमर गुड्स के या फिर कैपिटल गुड्स के, वो फ्यूचर रेट पे आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे। ऐसा किसका कहना है, कॉबवेब का और निकोलस कोल्टर का। कॉबवेब थ्योरी बोलते हैं उसको, है ना, निकोलस कोल्टर के द्वारा जो इंट्रोड्यूस की गई है। डेफिनेटली प्रेजेंट प्राइसेस का मतलब क्या हुआ, जो अभी हो रहा है तो वो प्रोजेक्शन करता है। अगर अभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो आगे जाके एक्सपांशन होगा, पीक आएगा, हमारा मानना है सर। एक्सटर्नल कॉजेस तो बताने की जरूरत है नहीं, ये मैं आप लोगों को समझा चुका, ठीक है, भूलना नहीं है। ओके, जो काम की चीजें थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी की चीजें आप रिवाइज करने के बाद मुझे कोई डाउट आएगा तो पूछिएगा। ओके बच्चों, अरे ठीक है क्या। इफेक्टिव डिमांड मतलब क्या होता है, टोटल डिमांड ऑफ द कंट्री। ओके, इफेक्टिव डिमांड लिखा है ना, टोटल डिमांड ऑफ द कंट्री। अभी डाउनफॉल में थी एग्रीगेट डिमांड, अभी डाउनफॉल में था हमारे देश में, पूरी दुनिया में डाउनफॉल पे था, है ना। सब लो लो रहेगा, सब लो लो। ले ऑफ मतलब वर्कर को काम से निकाल देने का। ओके, तो लॉकडाउन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको। अब वो रिसेशन पीरियड था तो भूलना नहीं। अब रिसेशन है मतलब वो काय में आएगा, डाउन स्विंग में आएगा और कॉन्ट्रेक्शन में आएगा, ठीक है, बराबर है। तो जो मैंने आपको पढ़ा दिया उसको रिवाइज करके आज ही खत्म करके आज ही क्वेश्चन कर लेना। ओके सर, ठीक है, चलो बाय डाटा। बाकी क्वेश्चन में भेजूंगा, पहले 25 क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करके आज ही कर लेना, ठीक है।